Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start class number 2 of the Indian Partnership Act 1932. और आज के क्लास में जहाँ पे लास्ट डे मैंने आपको छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज डिफरेंस वाले पॉइंट से हमें पढ़ाई करना शुरू करना है। ठीक है, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो पार्टनरशिप का जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ क्या डिफरेंस है। अभी तो मैं आपको कंपनीज एक्ट भी पढ़ाने वाला हूँ, तो कंपनीज एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा और पार्टनरशिप आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो, तो डिफरेंस तो आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे सामने डिफरेंस है तो उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखो, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हम लोगों का लीगल स्टेटस। बोला है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है एक लीगल एंटिटी नहीं होता है। देखो आप लोग अपने स्क्रीन पे पहला जो लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप जो फॉर्म होता है, फॉर्म इज नॉट लीगल एंटिटी दैट इट हैज नो लीगल पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनालिटीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स। कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स का मतलब हो गया पार्टनरशिप फॉर्म के कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स उसके पार्टनर ही होते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर दोनों सेपरेटेड पर्सन नहीं होते हैं। सारे पार्टनर्स को एक एट अ जगह मिला करके पार्टनरशिप बनता है। तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाते हैं। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी का जो मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मेनली कंपनी के मेंबर्स और कंपनी दो सेपरेट लीगल एंटिटी माने जाते हैं। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय द लॉ, और जो पर्सन होते हैं जो उनको फॉर्म करते हैं वे अलग पर्सन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं और मेरा एडुकुंज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वह एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, मैं डिस्टिंक्ट पर्सन हूं। पार्टनरशिप होता तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है और उसके जो पार्टनर होते हैं दोनों सेपरेटेड पर्सन नहीं कंसीडर किए जाते हैं। तो पहला लीगल स्टेटस ये हुआ, इसका डिफरेंस। ठीक है, दूसरा ये जो यहाँ पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ब्रैकेट में सैलोमन वर्सेस सैलोमन लिखा है, दिस इज अ केस लॉ। जब मैं आपको कंपनी एक्ट पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मजा आएगा आपको सुन करके भी। दूसरा इसका डिफरेंस पॉइंट है एजेंसी। बोला है कि in a firm, in a partnership firm, every partner is the agent of the another partner as well as the एजेंट ऑफ द फर्म। हर पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और साथ में वो पूरे पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट कंसीडर किया जाता है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स होते हैं, दैट मींस जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, ये शेयर होल्डर्स उस कंपनी का एजेंट नहीं कंसीडर किए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस में ये लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस में। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये बोला है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो पार्टनरशिप के केस में क्या लिखा है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डिड मतलब एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन रहता है उसी प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो अकॉर्डिंगली, या पार्टनरशिप फॉर्म में अगर रेशियो नहीं मेंशन रहता है तो इक्वली पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। तो यहां पर बोला है कि प्रॉफिट्स पार्टनर्स जो अपने शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिड प्रोवाइडेड इन द पार्टनर्स, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप डिड। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में क्या होता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मेंबर्स को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बिकॉज मेंबर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो लिखा है देयर इज नो सच कंपल्सन, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट्स अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, कि मेंबर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया ही जाएगा। सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट बट जनरली नॉट द इंटायर प्रॉफिट, कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स के बीच बांट दिया जाता है जब कंपनी अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उसमें। लेकिन सारा प्रॉफिट कंपनी नहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, कभी कभी किसी ईयर में कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द जॉइंट स्टॉक कंपनीज मेंबर्स मीटिंग्स या शेयर होल्डर्स मीटिंग में डिसाइड होता है। डायरेक्टर्स लोग ये डिसाइड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। उसके बाद देखो बच्चों, जिनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वे लोग एक एक चीज़ों को उनको पढ़ना पड़ेगा, जिनका रिटर्न है उनको ध्यान से एकदम पढ़ना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से लिख सकें। सारी चीज़ें आपके साथ हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी वाले केस में देखो बहुत बहुत मजेदार पॉइंट है ये वाला, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में क्या होता है ना, पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑन पार्टनर्स इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म।
मतलब अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में हो, पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर अगर बहुत ज्यादा लाइबिलिटी हो गया तो आपको लाइबिलिटी उतारने के लिए अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच करके, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच करके आपको उस पार्टनरशिप फॉर्म के कर्ज उतारने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, अगर आप कंपनी में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर्स हो, मेंबर्स हो, तो जितने नॉमिनल वैल्यू का आपने शेयर परचेज किया है, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूं, 1,000 मैंने शेयर खरीदा 10 रुपया के रेट से, तो 10,000 रुपए का शेयर हुआ। मैं उस कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए तक की लाइबिलिटी उतारने के लिए मैं लायबल हूंगा, उससे ज्यादा मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी इफ आई एम अ मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी वाले पॉइंट को जो मैंने यहाँ पर बोला है वही पॉइंट यहाँ पर टोटली लिखा हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी में इन अ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है, ईच पार्टनर इज लायबल फॉर डेप्ट ऑफ अ फर्म इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के दौरान जो भी डेप्ट होगा वह डेप्ट के लिए सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं। एंड दिस डेप्ट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर बहुत ज्यादा पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डेप्ट है, पार्टनरशिप फर्म के कैपिटल को भी खत्म करने के बाद भी अगर डेप्ट चुकाया नहीं जा सकता है तो वो लोग अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच करके पार्टनरशिप फर्म का कर्ज देंगे। देखो लिखा है एंड दिस डेप्ट्स कैन बी रिकवर्ड, पॉइंट नंबर 2 पार्टनरशिप के नीचे आप लोग देख रहे हो एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी में, यहाँ डेप्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इफ द ज्वाइंट स्टेट, मतलब ज्वाइंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर ESTATE का मतलब प्रॉपर्टी होता है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी इज इनसफिशिएंट टू मीट द होली डेप्ट। अगर पूरे डेप्ट को चुकाने के लिए ज्वाइंट पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी कम पड़ते हैं तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उनको जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, उनका बिल्डिंग है, लैंड है, उसको भी बेच करके उनको पार्टनरशिप फर्म के लाइबिलिटी को चुकाना पड़ता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी के भी कई टाइप होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है, अनलिमिटेड कंपनी होता है, सब पढ़ाऊंगा मैं कंपनीज एक्ट में, डोंट वरी। ठीक है, इन अ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड टू हिज शेयर्स, बट इन केस ऑफ गारंटी कंपनी, गारंटी कंपनी के केस में द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट फॉर विच द गारंटी हैज एग्रीड टू बी लायबल्स, मतलब जितने का गारंटी दिया गया उतना रुपया तक आपको लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा। हाउएवर देयर मे बी कंपनीज वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होता है बट इंडिया में अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं प्रॉपर्टी, द फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट, प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ डिफरेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, द फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट which is the joint state, joint property of all the partners as distinct from the separate state of any of them। मतलब जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉपर्टी होता है वह सारे पार्टनर्स का ज्वाइंटली प्रॉपर्टी होता है, जब वह बिकता है तो सारे पार्टनर्स उसके पैसे भी बांटते हैं। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी का जो प्रॉपर्टी होता है वह कंपनी के मेंबर्स का प्रॉपर्टी नहीं होता है, जो भी प्रॉपर्टी कंपनी का होता है वह कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। देखिए इस पॉइंट में कंपनी के केस में, इन अ कंपनी इट्स प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड हु कैन रिसीव इट बैक ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब पार्टनर्स प्रॉपर्टी से जो पैसा पाएंगे वह सिर्फ डिविडेंड के तौर पे ही पाएंगे। जो पार्टनरशिप फॉर्म में, सॉरी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी उस प्रॉफिटेबिलिटी को जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, उसको वे लोग डिविडेंड के तौर पे ही रिसीव कर सकते हैं या अपने कैपिटल का रिफंड ले सकते हैं अपने शेयर्स को बेच करके। इसके अलावा वो कंपनी के प्रॉपर्टी पे उनका कोई डायरेक्ट हक नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी के ऊपर पार्टनर्स का हक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बोला इन अ शेयर इन अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, पार्टनरशिप फर्म्स के शेयर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पहले आपको सारे पार्टनर्स का, जो भी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे सारे पार्टनर्स का सहमति लेना पड़ेगा। सहमति मिलने के बाद ही आप अपने पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप के अधिकार को बेच करके आप निकल सकते हो। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। आपके कंपनी में अगर लाखों शेयर होल्डर्स है ना, लाखों मेंबर्स है ना, आपको किसी भी मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने कंपनी के शेयर्स को जाकर के शेयर मार्केट के थ्रू बेच सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर को है कंपनी वाले पॉइंट में, इन अ कंपनी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर हिज शेयर, शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन इट्स आर्टिकल्स। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेंट इन द आर्टिकल्स का मतलब होता है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए जो रूल लिखे गए उस रूल को फॉलो किया जाता है। फिर आगे फुल स्टॉप के बाद बोला है इन केस ऑफ कंपनी public limited companies whose shares are quoted on the stock exchange thus ट्रांसफर इज यूजुअली अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर आपका कंपनी का शेयर्स अगर शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है ना तो आपको तो अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से जितनी बार ट्रांसफर करना है करो, जितनी बार बेचना है जितना बेचना बेचो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है। मैनेजमेंट के केस में आते हैं, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में बोला है मैनेजमेंट में इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी, अगर कोई पार्टनर्स के बीच कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब आइदर वो ओरल भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है, ऑल द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म के मैनेजमेंट में हिस्से ले सकते हैं। लेकिन कंपनी के केस में बोला है मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इंटाइटल्ड टू मैनेज द टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे अपॉइंट्स द डायरेक्टर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर्स लोग ही मीटिंग में क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो ये आपको मैनेजमेंट में वे लोग ही होते हैं। रजिस्ट्रेशन बोला है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप फॉर्म आपका अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होगा ना तो भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई आकर के रोकने वाला नहीं है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं चाहो तो मत कराओ। मैं आगे चल के ये पढ़ाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन नहीं करने से क्या दिक्कत आती है, इसलिए करा लेना चाहिए। बट रजिस्ट्रेशन आप नहीं भी कराते हो तो भी आप एक पार्टनरशिप फॉर्म को रन कर सकते हो, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन में कंपनी वाले पॉइंट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लिखा कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी आप बना ही नहीं सकते हो विदाउट द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फॉर्म को वाइंड अप करना है मतलब शट डाउन करना है, बंद करना है। तो पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम, जब आपकी इच्छा है ना तभी आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो आप पार्टनरशिप फॉर्म को किसी भी टाइम पे डिसॉल्व करके बंद कर सकते हो। लेकिन बोला है कंपनी के केस में अगर आपको कंपनी को डिसॉल्व करना है तो काफी सारे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, मतलब बंद भी आप आसानी से नहीं कर सकते हो कंपनीज को, उसके लिए भी आपको बहुत सारे लॉयर के कंपनी रजिस्ट्रार के पास खर्चे लगाने पड़ते हैं। देखो लिखा हुआ है a company being a legal person is either wind up by the national company law tribunal, मतलब CLT ही उसको बंद कर सकता है, और इट्स नेम इज स्ट्रक ऑफ बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज उसके नाम को ROC से हटाएगा तब जाके कंपनी बंद होगा। और इसके लिए काफ़ी लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करने होते हैं, उसके लिए भी लॉयर चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए कंपनी को बंद करने के लिए भी, तो इतना आसान नहीं होता है कंपनी की चीज़ें। ये था आपका पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनीज के बीच का डिफरेंस। अब हम लोग नए पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर आपको पार्टनरशिप और भी डिफरेंस लिखा है, बहुत सारा है, देखो पढ़ लो। और जो दो डिफरेंस है ये बोला है कि पार्टनरशिप के कितने पार्टनर्स मैक्सिमम रखे जा सकते हैं, तो बोला है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है, कंपनीज एक्ट में बोला है कि आप मैक्सिमम 100 पार्टनर्स तक जा सकते हो। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बोला है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 पार्टनर रह सकते हैं, 200 मेंबर्स रह सकते हैं और मिनिमम 2 रह सकते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड रह सकते हैं लेकिन मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, लिखा हुआ है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ो। अब प्राइवेट कंपनी में हैव एज मेनी एज 200 मेंबर्स बट नॉट लेस देन 2, मतलब प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स रखे जा सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी के केस में एक OPC अभी लॉन्च हुआ है 2013 कंपनीज एक्ट में, तो 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक पर्सन ही रह सकता है, एक से ज्यादा पर्सन नहीं रह सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस बोल रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस होता है वह कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्जिस्टेंस का टाइम पीरियड मेंशन रहता है कि इतने दिन तक पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करेगा, उतने दिन तक ही पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करता है। बाद बाकी तो किसी पार्टनर्स के डेथ होने से, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होने से, किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टनरशिप होता है वह आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है। अब आप लोग पढ़ता होगा कि सर रिटायरमेंट के समय तो एक पार्टनर चला जाता था फिर भी 2 पार्टनर कंटिन्यू करते थे, हाँ करते थे, लेकिन नया एग्रीमेंट फिर से बना के करते थे, पुराना एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता था।
तो पार्टनरशिप में किसी पार्टनर्स के डेथ होने से, रिटायरमेंट होने से, इंसॉल्वेंसी होने से भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर जाता है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अगर एक बार बन गया तो उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब वह कंपनी कयामत से कयामत तक चलता रहेगा, उसमें किसी भी तरह का खत्म होने का बात नहीं है। ठीक है, अगर उसके सारे मेंबर्स की डेथ हो जाएगी ना तो भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बंद नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे आपके जो पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बीच में। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप और क्लब के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग का जो पॉइंट शुरू हो रहा है यह पार्टनरशिप और क्लब के बीच का डिफरेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखा है। आई हैव ऑलरेडी डिल्ट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। Partnership is an association of the person formed for earning profit from a business carried on by all or any of them acting for all। ये फर्स्ट क्लास में आपको मैं बता दिया हूँ, तो एक ही डेफिनेशन बार बार लिखेगा। ऑब्वियसली डिफरेंस में जब जब आप पार्टनरशिप का डिफरेंस किसी दूसरे एसोसिएशन के साथ, किसी दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ पढ़ोगे तो आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन तो बार बार ही देना पड़ेगा। लेकिन क्लब का डेफिनेशन यहाँ पर नया है, पहली बार हमें मिला है, तो क्लब का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं। क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो पार्टनरशिप भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, लेकिन वह अर्निंग प्रॉफिट के मोटिव से बना था। क्लब देखो किस मोटिव से बना है, यहाँ पर विथ नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट लिख रखा है ना, नॉट सेकंड लाइन में। क्लब के नीचे जो डेफिनेशन दिया हुआ, डेफिनेशन हुआ पॉइंट, उसके सेकंड में लिखा है फॉर्म्ड विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लब प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता है। अ क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड विथ द ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट ऑफ प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पस। लेकिन क्लब अपने मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है, सच एज इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन ऑफ द मेंबर्स एक्सेट्रा। मेंबर्स के हेल्थ के लिए, मेंबर्स को कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने के लिए, मेंबर्स के रिक्रिएशन फैसिलिटीज के लिए क्लब बनाया जाता है। क्लब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। आप क्लब तो जानते हो ना कि क्लब एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, जो उस क्लब के मेंबर्स होते हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो क्लब काम कर रहा होता है, उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इसके लिए क्लब बनता है मेनली। रिलेशनशिप देखो इसमें कैसा होता है, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस रिलेशनशिप का है। रिलेशनशिप में बोला है पर्सन फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप। पहले मैं पार्टनरशिप वाला बता रहा हूं क्योंकि पार्टनरशिप पहले दिया हुआ है, पॉइंट आपको दिख भी रहा है आपके स्क्रीन पे इजीली। रिलेशनशिप में बोला है पर्सन फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप आर कॉल्ड द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं वे लोग पार्टनर्स होते हैं। और पार्टनर्स इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर बट इन केस ऑफ क्लब पर्सन फॉर्मिंग अ क्लब इज कॉल्ड द मेंबर्स। जो क्लब बनाने वाले मेंबर पर्सन होते हैं, जो लोग क्लब बनाते हैं मिल करके, उनको मेंबर्स बोला जाता है, उनको पार्टनर्स नहीं बोला जाता है। और ये एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। क्लब के जो मेंबर्स होते हैं वे एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद देखो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स बनते हैं ना, उनका पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि उनका पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होता है। ठीक है, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, पार्टनर्स हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म बट इन केस ऑफ द क्लब अ मेंबर ऑफ द क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। जो क्लब के मेंबर्स होते हैं उनको क्लब के प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता, उनका किसी भी तरह का हिस्सेदारी नहीं होता। क्लब का प्रॉपर्टी हमेशा क्लब के प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर ही बना रहता है, चाहे जितने भी मेंबर्स आए, मर गए, डेथ हुआ, अपना मेंबरशिप हटा दिए, लेकिन क्लब का प्रॉपर्टी क्लब के नाम से ही हमेशा बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि वह वेलफेयर पर्पस के लिए काम कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो कि लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, डिसोल्यूशन। इसमें बोला है चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। बोला है कि पार्टनर्स में किसी तरह का चेंज होगा, मतलब नए पार्टनर का एडमिशन होगा, पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, किसी पार्टनर की अगर डेथ होगी तो इसमें पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में क्या हो जाएगा, इफेक्ट आएगा, उसके एग्जिस्टेंस में इफेक्ट आएगा। नए पार्टनरशिप फर्म का फिर से एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन क्लब के केस में अ चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ अ क्लब डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। बोल रहा है कि अगर पार्टनर्स में पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो सकता है अगर पार्टनर्स में किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम्स आया, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, किसी भी तरह का एग्रीमेंट में चेंज हुआ, चाहे पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जब ये लोग अपना बिजनेस करना बंद कर देंगे। लेकिन क्लब के केस में ऐसा नहीं होता है। क्लब के सारे मेंबर्स भी छोड़ के जाएंगे तभी क्लब का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो क्लब अपने नाम पे बना रहेगा, नए मेंबर्स आएंगे, वह क्लब फिर से चलेगा। तो ये आपका डिफरेंस है क्लब और पार्टनरशिप के बीच में। अगला पॉइंट आता है पार्टनर्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होता है ना, ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी बिजनेस का एक फॉर्म होता है।
कि जैसे लोग सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस होता है, वैसे जॉइंट हिंदू फैमिली का भी एक बिजनेस का फॉर्म होता है। जैसे कि किसी का फैमिली बिजनेस है, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर बिजनेस करते थे, फिर ग्रैंडफादर करने लगे, फिर उनके पिताजी करने लगे, अब आपकी बारी है, आप कर रहे हो बिजनेस, आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन पास होते जाता है। अब आपके जनरेशन में आपके कोई अंकल हैं, उनके बच्चे होंगे, उनका भी उस प्रॉपर्टी पे हक होगा, ठीक है ना। तो ये अगर मतलब कोई बच्चा ना अपने माँ के गर्भ में आ जाता है ना, तो ही उसका उस हिंदू अनडिवाइड फैमिली के प्रॉपर्टी पे उसकी हिस्सेदारी बन जाती है, अभी जन्म भी नहीं लेता तब भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोड ऑफ क्रिएशन क्या है, बोला है पार्टनरशिप तो क्रिएट होता है एग्रीमेंट के द्वारा। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरली बाय एन एग्रीमेंट, बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली, द राइट इन द ज्वाइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय द स्टेटस। स्टेटस से ही आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली में मेंबरशिप आ जाता है, ठीक है। कैसे? क्रिएशन बाय बर्थ इन द फैमिली, आपको सिर्फ उस फैमिली में जन्म लेना होगा और उसके फैमिली के बिजनेस में, फैमिली के प्रॉपर्टी में आपका अधिकार हो जाएगा तुरंत, ऑटोमेटिकली। डेथ ऑफ अ मेंबर, बोला है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर डेथ ऑफ अ मेंबर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जिसमें पार्टनरशिप वाला पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बोला है कि किसी पार्टनर की अगर ऑर्डिनरली डेथ होती है, डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑर्डिनरली लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, तो उस पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, उसके जगह पे नए पार्टनरशिप फॉर्म का नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली के केस में द डेथ ऑफ द मेंबर इन द ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट गिव राइज टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फैमिली बिजनेस। अगर बोल रहा है कि ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है, अगर किसी फैमिली मेंबर का किसी का डेथ हो जाता है तो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली डिसॉल्व नहीं होता है, वे लोग चाहे तो जो मेंबर्स बचे हैं वे लोग अपने बिजनेस को आगे एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगला ये डिफरेंस पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इजीली इसको समझ पाओगे। मैनेजमेंट पॉइंट है, यहाँ पर बोला है कि पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स मिलकर मैनेज करते हैं, लेकिन जो फैमिली बिजनेस होता है, फैमिली द राइट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली बिजनेस वेस्ट्स इन द हैंड ऑफ द कर्ता। और कर्ता कौन होता है? कर्ता इज द हेड मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो हेड मेल मेंबर होता है, सबसे जो मतलब सबसे बुजुर्ग मेंबर होता है और मेल मेंबर होना पड़ेगा, तब वह फैमिली का सबसे, वही पूरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस को मैनेज करता है। देखिए मैनेजमेंट पे लिखा है यहाँ पर, द राइट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली बिजनेस जनरली वेस्ट इन द कर्ता, एंड कर्ता इज द हेड मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ऑथोरिटी टू बाइंड, बोले एवरी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड द फर्म। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर अगर कोई एक्टिविटी करता है ना, तो वह एक्टिविटी पार्टनरशिप फर्म का ही एक्टिविटी माना जाता है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में द कर्ता और द मैनेजर हैज द ऑथोरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर मान लो 20 मेंबर्स है ना, तो सिर्फ 20 मेंबर कुछ भी करेंगे तो उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। या तो कर्ता करेगा, या कर्ता के द्वारा अगर कोई मैनेजर फैमिली का ही अगर कोई छोटा भाई या कुछ भी उनको मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है कि तुम एग्रीमेंट कर सकते हैं हमारे बिहाफ पे, तो उन लोगों के द्वारा ही किया गया एग्रीमेंट वैलिड होगा। बाकी फैमिली के कोई मेंबर अगर किसी के साथ बिजनेस एग्रीमेंट करते हैं तो उसको वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके घर में आपके पिताजी के 8 भाई है, फॉर एग्जाम्पल पिताजी आपके सबसे बड़े हैं, वो फैमिली के हेड मेंबर हैं, वही करता है, और उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई को ना मैनेजर बना रखा है। तो उनका सबसे बड़ा भाई और सबसे छोटा भाई जो एग्रीमेंट करेगा, मान लो जमीन बेचने का उनका कोई एग्रीमेंट है या किसी से लैंड प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट है, तो या तो बड़ा भाई करेगा या सबसे छोटा भाई करेगा। सिग्नेचर हो सकता है सभी का हो, लेकिन मेनली एग्रीमेंट ये दो लोग ही कर सकते हैं, बाकी लोग कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा इन केस ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी वाले पॉइंट पे आ जाइए आप लोग। बोला इन अ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन इन केस ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ओनली द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड द अदर को पार्टनर्स, मतलब को पार्टनर किसको बोलते हैं? मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को पार्टनर बोलते हैं। मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो फैमिली के मेल मेंबर होते हैं, उन सभी मेल मेंबर्स को पार्टनर बोला जाता है। आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द प्रॉफिट। उनका जो प्रॉफिट में शेयर होता है, जैसे जो मेल मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं, उनका प्रॉफिट में जितना शेयर होता है उतने शेयर के लिए ही वे लोग लायबल होते हैं। लेकिन कर्ता ही मेन लायबल पर्सन माना जाता है। कर्ता जब सब पावर इंजॉय करता है तो वही लायबल भी माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस गवर्निंग लॉ वाला कर लेते हैं। कॉलिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन क्लोजर, ये वाला पढ़ने का पॉइंट है, आप लोग चाहोगे तो पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल पॉइंट है।
लेकिन यहाँ पर बोला है कि गवर्निंग लॉ में क्या बोला है, अ पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गवर्न बाय द हिंदू लॉ। इंडिया में एक हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी एक मुस्लिम लॉ होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस चलता है। माइनर कैपेसिटी, माइनर लोगों का यहाँ पर क्या औकात होता है, माइनर की क्या कैपेसिटी होती है, बोला इन पार्टनरशिप केस, पार्टनरशिप वाला में मैं पहले बता रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट कॉलम हमारा पार्टनरशिप का ही है, और माइनर्स कैपेसिटी तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो यहाँ पर बोला इन अ पार्टनरशिप अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता है, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट के लिए उसको पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन दिया जा सकता है ओनली विद द कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, जबकि सारे पार्टनर्स का अगर सहमति होगा तभी माइनर के प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट के लिए माइनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल किया जाता है, बट नॉट एज अ पार्टनर शामिल किया जाता है। उसका प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, उसको उसके बदले में पैसा दिया जाता है, लेकिन उसको पार्टनर नहीं बनाया जाता है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में देखो, इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस अ माइनर बिकम्स अ मेंबर्स, माइनर्स भी मेंबर बन जाता है ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंसेस्ट्रल बिजनेस, मतलब पूर्वजों का जो बिजनेस होता है उसमें माइनर भी मेंबर बन जाता है बाय द इंसिडेंस ऑफ बर्थ। बर्थ, हम सभी का बर्थ एक इंसिडेंस होता है, और जन्म लेते ही हम उस फैमिली का क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, और उसके प्रॉपर्टी पे, उसके बिजनेस पे हमारा हक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में, अगर आप हिंदू अनडिवाइड फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके फैमिली में अगर किसी का मतलब आपको अगर बोला जा रहा है कि नहीं अभी तुम्हारे को कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, आप एकदम जन्म ले चुके हो ना, अभी क्लास कॉलेज में आ चुके हो आप लोग, तुरंत केस फाइल करो, आप लोग कर सकते हो, अधिकार है। ठीक है मतलब अधिकार है आपका, कर सकते हैं आप लोग चाहो तो। ठीक है, तो ही डज नॉट हैव टू वेट फॉर अटेनिंग मेजोरिटी, उसको मेजोरिटी अटेंड कर, जैसे पार्टनरशिप में आप जब मेजोरिटी एज में चले जाओगे, 18 साल का चले जाओगे, तभी आप पार्टनर बन सकते हो, लेकिन आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बस जन्म लेना है आपको, और कुछ नहीं करना है, आप उस फैमिली के मेंबर बन जाओगे। कंटिन्यूटी देखो, कंटिन्यूटी वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको नहीं करने हैं रे बाबा, नंबर ऑफ मेंबर्स कर लो आप लोग, जो पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ आपको खुद पढ़ लेना है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मेंबर्स पॉइंट पाता हूँ, मैं छोटे छोटे पॉइंट कराता हूँ ताकि आपको जल्दी लर्न हो पाए इस चीज़ों को। ठीक है, आपको बोला है कंटिन्यूटी में, बोला है कि पार्टनरशिप फॉर्म का, किसी पार्टनर का डेथ होता है, इंसॉल्वेंसी होता है, रिटायरमेंट होता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर जाता है, लेकिन बोला है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली की कंटिन्यूटी बनी रहती है टिल इट इज डिवाइडेड, जब तक ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस डिवाइड नहीं होता है ना, तो किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स के डेथ की वजह से ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस अनइफेक्टेड होता है, उसमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स बोला है कि पार्टनरशिप केस में मैक्सिमम 50 नंबर लोग, 100 लोग हो सकते हैं, कहीं 50 लिख रहा है, कहीं 100 लिख रहा है, लेकिन ये मेनली 100 होगा। ठीक है ना, एज पर सेक्शन 434 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बोला है कि पार्टनर्स मैक्सिमम 100 तक रह सकते हैं, कभी 50 लिख रहा है, कभी 100 लिख रहा है, इसी बुक में, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप 100 ही मान के चलोगे, मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोला है कि मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइड फैमिली हु कैरी ऑन बिजनेस में भी अनलिमिटेड इन नंबर्स, आप जितने लोग हो जाएंगे, आ जाओ हिंदू अनडिवाइड फैमिली में, जितने लोग हमारे घर में जन्म लेंगे सब लोग हमारे यहाँ मेंबर बन जाएंगे, कोई लिमिटेड वहाँ पे नंबर्स का आंकड़ा नहीं फिक्स किया गया है। शेयर इन द प्रॉफिट देखो बता रहा है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपको, बोला है शेयर इन द बिजनेस इन अ पार्टनरशिप इच पार्टनर हैज डिफाइंड बाय द वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, हर पार्टनर को जैसे एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली उनको प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है। लेकिन हिंदू अनडिवाइड फैमिली के केस में नो को पार्टनर हैज अ डिफिनिट शेयर, कोई भी को पार्टनर का मतलब मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, को पार्टनर्स का मतलब होता है मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, तो कोई मेल मेंबर ऑफ फैमिली का ऐसा नहीं कि हिस्सेदारी पूरा तरह से फिक्स रहता है, हिज इंटरेस्ट इज फ्लैक्चुएटिंग वन, मतलब वो बदलते रहता है, उसका हिस्सेदारी चेंज होते रहता है। इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग इनलार्ज्ड बाय डेथ इन द फैमिली डिमिनिश्ड बाय द बर्थ इन द फैमिली, मतलब बोला है कि बर्थ, अगर किसी फैमिली मेंबर का अगर मौत हो जाता है तो मेल मेंबर्स कम हो जाते हैं तो आपको ज्यादा शेयर मिलेगा, अगर मेल मेंबर्स और ज्यादा जन्म लेते जाते हैं और आपके घर में ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आपका शेयर ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, तो वो फ्लैक्चुएटिंग नेचर का होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में। अब बात यहाँ पर आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में कुछ लॉ लिखा है, मैं एक अमेंडमेंट है ये बच्चों मेरे, ये एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली का एक अमेंडमेंट है, ये 2016 में आया हुआ अमेंडमेंट है, मैं इसको एक बार पढ़ के आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, मेनली फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स और द बीकॉम्स के बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट है, लॉ में बदलाव हुआ है, अमेंडमेंट का मतलब चेंज होता है लॉ में, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है अमेंडमेंट में, द अमेंडमेंट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 हिंदू लॉ को ही बनाया, सक्सीड करके नया ये बनाया गया है। entitled all adult members Hindu males and females to become co-partner in the Hindu undivided family। पहले देखो ये क्या अमेंडमेंट है, बहुत मजेदार अमेंडमेंट दे दिया, अरे बाबा बहुत मजेदार अमेंडमेंट दे दिया, बोला है ना कि all adult members,
चाहे वो मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर। मतलब हमारे हमारे टाइम पे क्या था, सिर्फ मेल मेंबर्स था, सिर्फ मेल मेंबर्स को ही को पार्टनर्स बोला जाता था। अब इन लोगों को सबको को पार्टनर ले लिया है, चाहे आप मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर। मतलब अगर मान लो ना, अगर मान लो कि आपके घर में किसी आपकी बहन है, ठीक है, आपकी कोई कोई अगर मेरा लड़का स्टूडेंट ये चीज़ वॉच कर रहा है तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी मान लो बहन है, तो उसका भी उतना ही हक होता है जन्म के बाद प्रॉपर्टी पे, अब जितना कि आपका होता है। समझ गए ना, ये लॉ बन गया है। दे नाउ एंजॉय इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस ड्यू टू दिस अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट के बाद आपके पापा के प्रॉपर्टी में अगर आप अकेले अपना हक मत समझो, अब आपकी बहन का भी हक है। अब छोटी बहन की अगर जिनकी है वे लोग क्लास करने आएगी मेरे पास, मैं तो उन लोगों को ये सब बोल दूंगा कि एकदम प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेना तुम लोग, ठीक है, एकदम झगड़ा करके ले लेना, कोई दिक्कत हो मेरे को बताओ, हम लड़ेंगे तुम लोगों के लिए कोर्ट में जा करके, ठीक है। On 1st February 2016, Justice Nazmi Waziri gave a landmark judgment which allowed to the eldest female co-partner of a Hindu undivided family to become its कर्ता। कितना मजेदार बोला है ना, कि अगर एल्डेस्ट कोई फीमेल को पार्टनर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फीमेल को पार्टनर सबसे एल्डेस्ट है, मान लो कोई मेल मेंबर के डेथ के बाद से सबसे उम्र दराज मतलब उम्रदार अगर कोई महिला मेंबर है फैमिली की, तो उनको भी फैमिली का कर्ता, फैमिली बिजनेस का कर्ता बनाया जा सकता है। ये बहुत मतलब ग्रेट अमेंडमेंट, मतलब मजेदार, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लो अपने इस, जो मैं पीडीएफ तो सबको फॉरवर्ड कर ही दूंगा, जो लोग क्लास देखोगे आपके पास पीडीएफ में इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोल के आप उसको लिख के रख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, समझ जाओ, ये पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते हो। डेट वाइज 1 फरवरी याद कर लेना, अरे वैलेंटाइन मंथ है, आप लोगों का ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे अगले पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप और को ओनरशिप। को ओनरशिप मतलब दो लोग जहां पर ओनर होते हैं, तीन लोग जहां पर ओनर होते हैं, उसको को ओनरशिप बोला जाता है। पार्टनरशिप और को ओनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर्मेशन है आपका। बोला पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप फॉर्म बिना कॉन्ट्रैक्ट का अराइज ही नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए या तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं जो लिख कर या बोलकर होता है, इंप्लाइड जो इशारे इशारे में होता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन को ओनरशिप में, को ओनरशिप में अराइज आइदर फ्रॉम एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से भी को ओनरशिप हो सकता है। जैसे मैं और मेरा एक स्टूडेंट मान लो समृद्ध है, वो और हम मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदें, और हम लोगों ने बोला कि हम लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसको रेंट पे दे देते हैं, और जो भी इससे रेंट आएगा हम दोनों लोग शेयर करेंगे। तो बोथ मैं और मेरा स्टूडेंट समृद्ध, हम दोनों ही उस प्रॉपर्टी के को ओनर हैं, ठीक है। और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंगली भी, और सच एज बाय इनहेरिटेंस भी आप को ओनर बन सकते हो। जैसे मान लो मेरा एक स्टूडेंट है, वह दो भाई है। अब मैं नाम, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट लोग दो भाई हैं, मैं कितने लोगों का नाम बताऊं, मेरा पढ़ाते वक्त जो भी नाम आ जाता है मुंह पे मैं बोल देता हूं। तो इसके लिए दिल पे नहीं लेना कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं दूसरे का नाम ले रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बस जस्ट फॉर एग्जांपल है, इसको दिल पे लेने की बात ही नहीं है। तो जैसे मान लो हमारे एक स्टूडेंट है, उसका दो भाई है वे लोग। अब उनके पिताजी के बाद, उनके पिताजी के बाद ये दोनों भाई ही उनके पिताजी का जो भी प्रॉपर्टी होगा, जो भी प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, व्हाटएवर जो भी प्रॉपर्टी है, वो सारे प्रॉपर्टी पे इनहेरिटेंस के तौर पे, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, पूर्वजों का मिला हुआ संपत्ति को इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के तौर पे वे दोनों भाई को ओनर बन जाएंगे उस प्रॉपर्टी का। दोनों भाई या तो वे लोग डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड नहीं करते हैं तो जो भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी रहेगा वो दोनों लोग को ओनर कहलाएंगे उस प्रॉपर्टी का, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इंप्लाइड एजेंसी। बोला है कि हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, एज वेल एज वह पार्टनरशिप फॉर्म का भी एजेंट होता है, लेकिन को ओनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। जैसे मैं ना समृद्ध का एजेंट हूं, ना ही समृद्ध मेरा एजेंट है। अगर हम और समृद्ध अगर को ओनर है तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट देखो, यहां पर बोला है देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट which means that profit and losses must have to be shared। मतलब बोला है ना कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट में बोला है कि ऐसा इंटरेस्ट ही होता है पार्टनरशिप फॉर्म में कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाता है। लेकिन को ओनरशिप के केस में को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। को ओनरशिप का में कोई आवश्यक नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस बटेगा ही बटेगा। जैसे बड़ा भाई जो है मुकेश अंबानी टाइप का है, बहुत पैसे हैं, वो अपने छोटे भाई को बोला देख जो भी हम लोग को ओनर है, हम लोग दोनों भाई प्रॉपर्टी के ओनर है, लेकिन देख मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पास काफी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, मैं शहर की चीजें हैंडल कर रहा हूँ, मैं गांव की प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सेदारी है, हम दोनों लोग को ओनर है, लेकिन जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना, तू छोटा भाई है, तू गाँव में रहता है, तू सारे प्रॉपर्टी को इंजॉय कर, उसका जो भी रेंट वगैरह आ रहा है, जो भी उससे अर्निंग आ रहा है वो सब तू इंजॉय कर। तो ये ओनरशिप में कोई नेसेसरी नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस बटेगा ही बटेगा, कोई एक जन भी इंजॉय कर सकता है।
प्रॉपर्टी नहीं, बट नहीं एंजॉय कर रहा है, फुल्ली ओनर नहीं बन जा रहा है, ओनर दोनों है, बट प्रॉपर्टी से इनकम जो आता है उसमें वो कोई एक पर्सन भी रख सकता है, चाहे तो दोनों भी बांट सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे आ जाइए। ये बोला है अ शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स, बाकी अगर एक 4 पार्टनर है तो एक पार्टनर को अपना पार्टनरशिप फर्म्स में से अपना शेयर को ट्रांसफर करके किसी दूसरे लोगों को पार्टनर बनाना चाहता है, तो बाकी 3 लोगों का उसको कंसेंट लेके चलना पड़ेगा, बाकी 3 लोगों का कंसेंट उसको लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफर कर सकता है, अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन को ओनरशिप में अ को ओनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को ओनर। अदर को ओनर से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपना शेयर अपने किसी पड़ोसी को ट्रांसफर, गांव में मेरा कोई पड़ोसी है, मेरे अपने भाई से खुद झगड़ा हो रखा है, मैं गांव के पड़ोसी को चाहता हूं कि मैं अपना शेयर उसको बेच दूं, तो मैं चाहूंगा तो बेच सकता हूं अपने भाई से, मेरे को इसके लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका पार्टनरशिप और एसोसिएशन के बीच का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। पार्टनरशिप और एसोसिएशन के बीच का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। देखो इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या है, आपका पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन वाले पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आते हैं। यहां लिखा है मीनिंग में, पार्टनरशिप मीन्स एंड इन्वॉल्व्स सेटिंग अप रिलेशन ऑफ एजेंसी। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहां पर एग्रीमेंट के थ्रू एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, मतलब हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट बन जाते हैं बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू अ बिजनेस फॉर गेन। जो लोग बिजनेस में प्रॉफिट पर्पस के लिए पार्टनर बनते हैं, तो वहां पर एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट होता है, हर पर्सन एक दूसरे पर्सन का पार्टनर बन जाता है विद द इंटेंशन टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ सच अ बिजनेस। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयर करने का इंटेंशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन इवॉल्व आउट ऑफ सोशल कॉज वेयर देयर इज नो नेसेसरली मोटिव टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट। एसोसिएशन कैसे बनता है, कैसे लोग एसोसिएट होते हैं, जैसे मान लो मैं एक एडुकेटर हूं, मैं एडुकेटर के तौर पे अपने कुछ एडुकेटर फ्रेंड्स को या नॉन एडुकेटर फ्रेंड्स को भी मिला लिया मैं अपने साथ। जैसे आप लोगों में से, मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों में से जो थोड़ा रिच क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मेरे अमीर हैं, पैसे वाले हैं, और मैं पैसे वाला तो उतना नहीं हूँ, लेकिन मैं भी लगा सकता हूँ उसमें पैसे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 5 आदमी मिलकर हम लोगों ने सोचा ना कि चलो हम लोग एक एसोसिएशन बनाते हैं अपना, और हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, हमारा मोटिव ये होगा ना कि जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं, एकदम गरीब तबके के लोग हैं, जो एकदम बिल्कुल भी मनी नहीं बियर कर सकते अपने स्टडी के लिए, उनके बच्चों को हम लोग ना एवरी ईयर में जब भी मतलब स्टडी सेशन चालू होता है, उस टाइम पे हम लोग कुछ बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल वहां पर गरीब लोगों के बीच बांटेंगे। हमारा टारगेट होगा कि इतने 10,000 लोगों के बीच हमें बांटना है, 5,000 लोगों के बीच बांटना है, 1,000 लोगों के बीच बांटना है। तो इसके लिए हमने एसोसिएशन बनाया है, एंड एसोसिएशन का मकसद हमारा सिर्फ क्या है, प्रॉफिट अर्न करना यहाँ पर नहीं होता है। ये सोशल कॉज की वजह से, समाज सेवा के कॉज से भी एसोसिएशन बनता है। द इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इन अ बिजनेस फॉर गेन। हमारे यहाँ पर इंटेंशन बिजनेस में गेन करना बिल्कुल भी नहीं होता एसोसिएशन के केस में। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। पार्टनरशिप फॉर्म बनता है बिजनेस को रन करने, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से और प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। लेकिन एसोसिएशन कैसे बनता है, मेंबर्स ऑफ अ चैरिटेबल सोसाइटी। चैरिटेबल मतलब क्या होता है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, और रिलीजियस एसोसिएशन, जैसे हमने रिलीजियस एसोसिएशन ही बनाया। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ और एन इम्प्रूवमेंट स्कीम और अ बिल्डिंग कोऑपरेशन और अ म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी होगा, और ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन होगा, जैसे ट्रेडर लोगों का एसोसिएशन होता है। ठीक है, ट्रेडर लोगों का एसोसिएशन है। अब जैसे आप देखोगे ऑटो रिक्शा जो वाले हैं, जो उनका भी एसोसिएशन होता है। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बनता है, बस उनके संस्था को, उनके एसोसिएशन को मजबूत बनाए रखने के लिए बनता है। समझ गए, किसी भी मेंबर से पर्पस से एसोसिएशन बनाया जा सकता है। तो ये आपका सारे डिफरेंसेस थे जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसको मैं अगले क्लास में, कल के क्लास में मैं कवर करूंगा, इसको कल के क्लास में मैं खत्म भी कर दूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ज़्यादा लंबा थ्योरीज क्लास रिकॉर्ड करने से आपको भी देखने में प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए मैं नॉर्मल 40-45 मिनट्स का क्लासेस अपने रिकॉर्ड करके भेजेंगे, जल्दी जल्दी भेजेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।